डिप्रेस्ड हूँ। मुझे डिप्रेशन जैसा फीलिंग आ रही है। मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ, पता नहीं क्यों डिप्रेसिव लगता है। मुझे ये माहौल ठीक नहीं लग रहा है। मुझे डिप्रेशन जैसे अनुभव लगने लगा है। क्या होता है डिप्रेशन? हम देखते हैं कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं ये शब्द यूज़ करता है, बट एक्चुअली डिप्रेशन ये एक टर्म है या एक इलनेस है, ये हमें पता नहीं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ एक रिस्पेक्टेबल नेम जुड़े हुए हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू हेल्थ आशा, आपका अपना हेल्थ टॉक शो। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया देवलेकर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। डिप्रेशन, ये वर्ड जितना सिमिलर और जितना हम सुनते हैं उतनी ही गहरी इसकी समझ है। हमें लगता है कि ये जस्ट एक टर्म है, बट ऐसा नहीं है। आज हम जानेंगे इसी पहलू को कुछ और डिटेल्स में। हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट जो अपने फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। वी हैव विद अस डॉक्टर संजय कुमावत सर। नमस्कार सर। नमस्कार। Welcome to our Health Asha talk show. Sir has more than 40 years of experience in the field of psychiatry and has treated n number of patients with psychiatric disorders. It is my privilege to have him here as he is a senior person in the field of psychiatry. He has been the ex-medical superintendent at Regional Mental Hospital at Thane and also has been Deputy Director Mental Health with Government of Maharashtra. Sir, it is our privilege that you accepted our request और आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम और इस टॉक शो की शोभा बढ़ाई। सर, आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक या एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जो हम अक्सर बात करते हैं या लोगों से सुनते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, जॉब रिलेटेड डिप्रेस्ड हूँ, कहीं घर पे कुछ है तो डिप्रेस्ड हूँ, कहीं मुझे काम पर नहीं जाना है तो डिप्रेसिंग लग रहा है, मैं एग्ज़ाम के बर्डन से डिप्रेस्ड हूँ। तो क्या होता है डिप्रेशन? देखो, डिप्रेशन एक साधारण भावना है, जैसे सैडनेस। हम कभी कभी मायूस हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। जब हम कभी मायूस हो जाते हैं तो हम उस पल के लिए मायूस हो जाते हैं। हाँ। और उसके बाद वापस उछल कूद के वापस अपने मूड में आ जाते हैं। हाँ सर। अभी इस भावना को हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बल्कि लेकिन जब यही मायूसता इस प्रकार की विचारों में बदलने लगती है कि अभी आगे कुछ नहीं, इस टनल के आगे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, इस सूरज के बाद उजाला नहीं है, उस समय मायूसता तुम्हारे मन में घर करने लगती है। और इस मायूसता या उदासीनता को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो हमारी निजी जिंदगी में, हमारे कारोबार में, हमारे पढ़ाई में, हमारे पारिवारिक जिंदगी में बहुत सारा गहरा असर करती है। और इसीलिए ये मायूसता या उदासीनता को हम डिप्रेशन बीमारी कहेंगे। सर, जैसे आपसे हमने अभी जस्ट जाना कि डिप्रेशन हम एक फेज़ के बाद तुरंत नॉर्मलसी में आ जाते हैं, लेकिन अगर वो अपनी रूटीन को अफेक्ट कर रहा है या हमें इसी फेज़ में हम काफ़ी दिनों तक है, तब उसे एक मेंटल इलनेस या एक साइकेट्रिक इलनेस के रूप में हमें देखने मिलता है। आपके सर, आपने हम जानते हैं आप इतने सीनियर हैं और आपने इतने पेशेंट्स भी देखे होंगे जो डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। आप अपने पेशेंट्स को मोटिवेशनल या एक अच्छी बातें कह के ही उनके ये डिप्रेशन को दूर करते हैं। इतने पेशेंट्स देखने के साथ सर, क्या आप हमको कह सकते हैं कि आज डिप्रेशन के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, या इंडिया में कितना % पेशेंट्स है जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं? बहुत सही सवाल पूछा आपने। आपने पूछा इंडिया के बारे में।
बल्कि मैं तो दुनिया की बात करूंगा। अच्छा सर। जो टॉप 10 बीमारियां है दुनिया में, आज डिप्रेशन उनमें से टॉप 3 में चल रही है। माय गॉड। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही साल में एक नंबर पे आ जाएंगे। ओह। जैसे कि हम कहते हैं, इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी। और इसको ही अंदाज में रखते हुए इस समस्या का गहरापन, इस समस्या का सीरियसनेस हम ध्यान में लेना जरूर चाहेंगे कि ये बीमारी कल तक संसार में थी, आज हमारे घर पे आ गई है। और वे कोई ना कोई, किसी ना किसी पल डिप्रेशन में आ जाता है। हमारा, हम जिंदगी देखेंगे, लाइफ स्पैन देखेंगे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, बचपन में जो अनुभव आते हैं उनके कारण बच्चों को डिप्रेशन आ जाता है। एडोलेसेंस या टीन्स में उनको एग्जाम्स इस प्रकार की रहती है, जो बोर्ड एग्जाम्स रहती है, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती है, उसी का स्ट्रेस से डिप्रेशन आ जाता है। उसके बाद में करियर इशू आ जाते हैं। करियर इश्यूज के बारे में आज की कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में, उसमें अगर कुछ भी, अगर उनको ऐसी परिस्थिति का अनुभव करना पड़ा तो डिप्रेशन आ जाता है। उसके बाद में पारिवारिक लाइफ शुरुआत हो जाती है। उसमें अगर कुछ भी अड़चन आ जाती है, आजकल के युवा इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को सहन करने की ताकत कम रखते हैं। और इसी प्रकार की समस्या हमारे जो भी करियर है, अपना बिजनेस हो या हमारी सर्विस हो, उसमें भी आ सकती है। और उसके बाद में आ जाता है मिडिल लाइफ, पति पत्नी और संसार में आने वाली समस्याएं। हमें घर खरीदना है, हमें बहुत सारा एजुकेशन का, बच्चों का खर्चा करना है। ये सब समस्या के आर्थिक बोझे के पकड़ के भी डिप्रेशन आ जा सकता है। उसमें आ जाता है बुढ़ापा, लेट एज। बच्चे बड़े हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, अपना करियर, अपना नसीब आजमाने, उस टाइम हम अकेले पड़ जाते हैं। कभी कभी बीमारियां घेर लेती है, कभी हमारा पार्टनर खो जाता है, और इस प्रकार में लेट एज में भी डिप्रेशन आ सकता है। अभी मैं कहूँगा महिलाओं के बारे में, विशेषतः महिलाओं के बारे में। देखो, आज हम एक लड़की से लेके औरत तक अगर देखेंगे लाइफ स्पैन, तो शुरुआत में आ जाते ही उनका महीना या उनका मासिक काल, इसमें उसके पहले प्री मेंस्ट्रुअल लेवल, उनको भी बहुत सारे तकलीफों को सहन करना पड़ता है। उसमें आती है बाद में मैरिज लाइफ, उसके बाद में आती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में महिलाओं के ब्रेन में, शरीर में काफ़ी सारे बदलाव हो जाते हैं, जो संप्रेरक हम कहते हैं या हार्मोन्स कहते हैं, जिसके बदौलत उसके बाद में एक लड़की एक माँ के रोल में बदल जाती है। उसका भी, उसके मन के ऊपर काफ़ी दबाव या तनाव आ जाता है। उसमें भी डिप्रेशन आ जाता है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और उसके बाद में एक घड़ी आ जाती है जब मासिक काल बंद हो जाता है, मेनोपॉज शुरू हो जाता है, और इस मेनोपॉज के बाद में भी डिप्रेशन आ जाता है। आपने देखा कि महिलाओं को इस समस्या का कितने अलग अलग अंदाज से सामना करना पड़ता है। सर, आप जैसे कह रहे हो, आपने एक फुल फेज ऑफ लाइफ जैसे हमें बताई, क्या बच्चों में भी डिप्रेशन होता है? आप यकीन नहीं करेंगे, इन्फेंट्स है, 1 साल तक जो डिप्रेशन आता है उसको एनाक्लेटिक डिप्रेशन बोलते हैं। अच्छा सर। तो भावना जब से शुरुआत हो जाती है, भावना जैसे शुरुआत हो जाती है, भावना का आकलन बच्चे को जैसे हो जाता है, उसमें सैडनेस की भावना आ जाती है, मायूसपन की भावनाएं आ जाती है। लेकिन उस टाइम अगर कुछ, उस समय उसको कुछ अनुभवों का सामना करना पड़े, अपने माँ से सेपरेशन हो, या जो उनकी केयर टेकर है उससे कुछ इस प्रकार की उसको ट्रीटमेंट दी जाए, कि जो उसके मन के ऊपर कुछ आघात कर जाए, नन्हे बच्चों के ऊपर आघात कर पाए। कभी कभी छोटे उम्र में 4, 6, 8 साल की उम्र में भी उनके ऊपर
सेक्सुअल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज हो जाते Yes, हैं, sir. Yes, मेंटल sir. अब्यूज भी हो जाता है, Yes, sir. निग्लेक्ट हो जाते हैं आजकल के बच्चे। जैसे माँ और पिताजी दोनों भी काम पर काम कर जाते जाते हैं, लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास में दोनों को, अगर लेबर क्लास होता है तो खाने पीने के भी वांदे हो जाते हैं, और ऐसी हालात में भी उनके मन के ऊपर असर हो जाता है, और इन सब अनुभवों को ले पकड़ के उनमें डिप्रेशन छा जाता है। छा जाता है। सर, डिप्रेशन अगर हम जानना चाहे आपसे, क्या ये जेनेटिक है, क्या ये पीढ़ीजात बीमारी है? जरूरत, हाँ, क्योंकि डिप्रेशन एक जिसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसको हम पॉलीजेनिक कहते हैं। अच्छा। और होता ऐसा है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% जो जनरेशन है उनको डिप्रेशन होने की संभावना हो जाती है। अभी इसमें ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जो जीन्स रहते हैं और हमारा जो वातावरण रहता है, जिसमें हमारा पारिवारिक वातावरण है, हमारा स्कूल का माहौल है, हमारा सोशल माहौल है, और उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन हो जाता है, जिसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जिसके बदौलत भी वो डिप्रेशन हो जाता है, जीन्स में बदलाव आ जाता है, और हमारा जीन का सहन करने की ताकत शरीर की कम हो जाती है, और डिप्रेशन आ जाता है। अच्छा। डिप्रेशन ये जो इलनेस है, क्या इसके कुछ प्रकार भी है या इसके कुछ टाइप्स भी है? जी, अभी डिप्रेशन की जो वैरायटीज है, कभी कभी उसके कॉज के अनुसार है, कभी कभी उसकी तीव्रता के अनुसार है। जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है, उसमें माइल्ड वैरायटी है, मॉडरेट वैरायटी है, सीवियर डिप्रेशन है। अच्छा सर। उसके बाद में रेगुलर जो डिप्रेशन है, उसके साथ साथ एक साइकोटिक डिप्रेशन है, जिसमें उन लोगों को डिप्रेशन के अलावा भी कभी कभी इस प्रकार के विचार आते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम हम कितना भी उनके ऊपर भरोसा दिलाए, उनको बदलने की कोशिश करें, वो बदलते नहीं, जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। कभी कभी उनको इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनके खिलाफ कुछ साजिश की जा रही है, और ये हेलुसिनेशंस हम कहते हैं कि जो मौजूद नहीं है फिर भी उनको कान में आवाज़ आती है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स साथ में रहते हैं। कभी कभी उनको, जैसे हमने कहा कि पूरा लाइफ स्पेक्ट्रम में बचपन में आ जाता है जो चाइल्डहुड डिप्रेशन कहते हैं, बुढ़ापे में आ जाता है तो लेट एज ऑनसेट और जीरियाट्रिक डिप्रेशन कहते हैं, मेनोपॉज के बाद में आता है, प्रेगनेंसी के बाद में आता है, तो अकॉर्डिंगली पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन कहते हैं। सो ऐसे वैरायटीज डिप्रेशन के रहते हैं। एक प्रमुख बात जो सर ने कही कि अगर हमें डिप्रेसिव फीलिंग होता है, बट हम उस डिप्रेसिव फीलिंग को मात देकर वापस अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो माइल्ड डिप्रेशन के रेंज में आता है। बट अगर वो कंसिस्टेंट है, वो बरकरार है, और अगर हम इसको लाइटली लेते हैं, तब वो और सीवियर की तरफ जाता है। ये डिप्रेशन हम कैसे पहचानें? जैसे हम एक फैमिली में हैं या हम अभी सोशल, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो कैसे पहचाने कि हम इस फेज से गुजर रहे हैं, या इससे आपके जैसे प्रमुख साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? ऐसे कैसे उसको पहचाने इन इंडिविजुअल्स को? ये समस्या अक्सर आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि शुरू में जो हमारा मरीज रहता है वो डिप्रेशन के बारे में बिल्कुल परेशान रहता है, हम उसे दवा चालू कर देते हैं तो थोड़ा मूड ठीक होने लगता है, हाँ, विचारधारा बदलने लगती है, थोड़ा बर्ताव में सुधार आने लगता है। उसके बाद में एक तो स्वयं या किसी पारिवारिक में सदस्य के कहने के अनुसार वो दवा कम कर देता है, या कभी कभी दवा बंद भी कर देता है। हाँ। और फिर जो रहते हैं, जैसे आपने फरमाया कि कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण उसके रहते हैं, जिसको हम रेसिडुअल सिम्टम्स कहते हैं। जैसे हम कभी कभी चाय पत्ती जो देखते हैं, वो फिल्टर करने के बाद जो रमती है, वैसे कुछ लक्षण रह जाते हैं, और वो इंसान आगे चलते रहता है जिंदगी में, तो उसमें उसको फिजिकल सिम्टम्स का अनुभव करना पड़ता है।
नींद के ऊपर उसके असर होता है, उसका जो मोटिवेशन है काम करने का वो थोड़ा कम हो जाता है, उसका जो एनर्जी है वो थोड़ा लो की रहता है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण रहते हैं कि जिससे हमको अनुभव हो जाता है कि नहीं ये जरूर इसको रेसिडुअल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन है और इसको पूरी तरह ठीक नहीं किया गया है। ओके। आपने जैसे कहा सर, हमारे जो फ्रेंड्स है या अगर फैमिली मेम्बर्स में ऐसा कुछ सिम्टम्स देखते हैं जो परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, वो माहौल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो लगातार उसी बारे में सोच रहे हैं, ग्लूमी रह रहे हैं, सैड रह रहे हैं, और उस फेज़ में से अगर उनको बाहर लेकर जाना है वो हमने ही जाना है। एज देयर रिलेटिव्स, एज देयर फ्रेंड्स, वी हैव टू हेल्प देम। ऐसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं जो खुद कहते हैं कि मैं इस एक सैड फीलिंग में हूँ, मुझे अक्सर डिप्रेसिव लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप कैसे उनको कुछ ऐसे जांच बताते हैं या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो वो आप करने पड़ते हैं? देखो हमारे पास ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम शारीरिक बीमारियां कहते हैं, जैसे डायबिटीज है, उन्हें शुगर चेक की, हाँ। शुगर के कुछ एंजाइम्स है HB1AC जैसे हमने चेक किए और उसके जरिए हमको मालूम पड़ता है कि नहीं इसको डायबिटीज है, यार ये बंदा डायबिटीज की ओर झुक रहा है। डिप्रेशन इज हाईली सब्जेक्टिव, वो बंदा हमको बताएगा उसका अनुभव क्या है, उसके मन में क्या गुजर रहा है, किस प्रकार की विचारधारा उसके मन में है, उसको बाहर के माहौल के बारे में क्या लग रहा है, अपने भविष्य के बारे में क्या लग रहा है, और उसके अनुभव के आधार पर हम उसका एक निदान कर सकते हैं कि नहीं भाई इसको डिप्रेशन है। दूसरी बात हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, हम उसको कुछ सवाल पूछते हैं जिनके जवाबों के हिसाब से हम अनुमान निकालते हैं। कुछ ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है, जैसे हैमिल्टन टेस्ट है, बेक्स टेस्ट है, जिस टेस्ट में कुछ सवाल उनको पूछे जाते हैं, उन सवालों के आंसर्स के अनुसार उनका स्कोर निकाल के कट ऑफ के ऊपर अगर स्कोर आ जाता है तो हम समझते हैं कि इसको डिप्रेशन जरूर है। ज़रूर है। तो ये ऐसे ब्लड टेस्ट या जैसे सर ने एग्जांपल्स दिए डायबिटीज़ या ब्लड टेस्ट, ऐसे टेस्ट न करके सवाल जवाब थ्रू ऐसे कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ टेस्ट यूज़ किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि ऐसे कौन से फेज़ ऑफ डिप्रेशन से वो पेशेंट या वो इंसान गुज़र रहे हैं। आपने सर आपके जब हमें समझाया एक फुल फेज़ ऑफ लाइफ, उसमें एक छोटा सा पार्ट कवर किया था जो जिससे हर एक प्रेग्नेंट वुमन गुजरती है, मोस्टली प्रेग्नेंट वुमन गुजरती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से। क्या होता है सर, कितने दिनों तक होता है ये, और इससे कैसे बाहर निकालने में हेल्प की जा सकती है? देखो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर में, जब महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी में उनके संप्रेरक या हार्मोन्स के कारण जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक संप्रेरक रहते हैं, जिसके कारण काफी बदलाव आ जाता है और पूरे शरीर को इस प्रकार से तैयार की जाती है कि जैसे वो प्रेगनेंसी के लिए महिला तैयार हो जाए। जिस दिन डिलीवरी हो जाती है उस दिन इन हार्मोन्स के लेवल जीरो हो जाती है, कंप्लीट जीरो हो जाती है। और ये जो हार्मोनल विड्रॉल है जिसका असर उनके मन कर होता है, ब्रेन कर होता है। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, जैसे मैंने कहा कि कल तक वो किसी की बेटी थी, आज वो किसी की माँ बन गई है। फिजिकली स्पीकिंग, इस 3-4 महीनों में, उसके लास्ट 3-4 महीनों में और उसके बाद में डिलीवरी के बाद में नींद के 12 बज चुके रहते हैं, क्योंकि वो बालक का और उसका सोने का समय कंप्लीट विरोधी रहता है और कोई लेना देना नहीं रहता है। चौथी बात क्या रहती है कि उसके मन में एक प्रकार के खेल चालू रहता है, क्या मैं अपने माँ बनने का रोल अच्छी तरह निभा पाएंगे कि नहीं। और ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है और कभी कभी वो इस प्रकार के सोचती है कि भाई इसके लायक ही नहीं है और इसमें वो खुद का भी कभी कभी अंत कर सकती है अगर इलाज नहीं किया गया तो, या कभी कभी बालक और खुद को दोनों को खत्म कर देती है। इस प्रकार से सीरियस मामला हो जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसका दूध आना कम हो जाता है, उसका पूरा मोटिवेशन और रोना धोना कंटिन्यूअस चालू रहता है। तो ये सब समस्याएं रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और एक इम्पॉर्टेंट
साइन जो सर ने कहा, रोना, कंटिन्यूअस रोना, ये अगर आप देखोगे कि कोई भी आपके जो नियर रिलेटिव है वो अगर सपोज रो रहे हैं या कंटिन्यूस उसी माहौल में है, तब आपको एक्ट करना है। आपने सर बताया। अब आगे के सेगमेंट में अगर मैं लेना चाहूँ तो मुझे बात करनी है मेडिसिन्स के बारे में। एक जनरल डाउट आता है कि मेडिसिन्स काफ़ी होती है और वो अफेक्ट करती है हर एक सिस्टम को। क्या इस बारे में आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? आपने सही फरमाया कि हर एक सिस्टम को अफेक्ट करती है। मेरा एक ही सवाल है, क्या हमारी शक्कर हमारे हर सिस्टम पे नहीं असर करती है? यस। क्या टोटल फायदा ही करती है? क्या हम कुछ भी फ्राइड खाते हैं तो तेल क्या पूरे सिस्टम पे थोड़ा बहुत तो बुरा असर भी करता है कि नहीं? आजकल कहते हैं कि गेहूं चावल भी कम खाओ, उसके बदले में मिलेट्स खाओ। हाँ। क्या वो सिस्टम पे असर नहीं करते? एवरीथिंग कम्स विद अ पैकेज ऑफ साइड इफेक्ट्स। हम ये सोचते हैं कि इफेक्ट्स कितने प्रभावी है। करेक्ट। क्या इफेक्ट्स फायदेमंद है और साइड इफेक्ट इतने सीरियस नहीं है कि उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, और इफेक्ट्स के ऊपर फोकस करके उस बंदे को उस हालात से बाहर लाना उस समय की जरूरत है। हाँ। तो ये सोच समझ के हम उसको दवा उसके हिसाब से, उसकी लाइफस्टाइल से, वर्किंग इंडिविजुअल है तो उसकी नींद खराब ना हो जाए, उसके नींद के ऊपर असर ना हो जाए, उसके मोटिवेशन या वर्किंग स्टाइल के ऊपर असर ना हो जाए, ये सब ध्यान में रख के अगर कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा है तो भले हम दवा से उसको 24 घंटा सुलाएंगे नहीं, हम ये दवा देंगे कि वो अलर्ट भी रहे और एक्टिव भी रहे। इन मेडिसिन्स में क्या नींद आने की दवा ये हर एक पेशेंट को दी जाती है, या एक जनरल एक डर होता है कि अगर मैं गई और मैंने कहा तो मुझे नींद की दवा दे देंगे, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? कैसा है कि डिप्रेशन और नींद ये दोनों साथ साथ चलते हैं। डिप्रेशन के साथ साथ एक सिम्टम है नींद नहीं आना। लेकिन कई डिप्रेशन, जैसे एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें नींद बहुत आती है, भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, जिसमें एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन जब नींद कम आती है तो एक फायदा डिप्रेशन के मेडिसिन का रहता है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी क्लासेस है मेडिसिन के जिसके साइड इफेक्ट के जरिए आपको नींद भी आ जाती है। तो अलग नींद की दवा देने की हर टाइम जरूरत नहीं रहती है। किस तौर पे नींद आपकी डिस्टर्ब हो गई है उसको ध्यान में रख के हम नींद की दवा देना नहीं देना इसके बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअल केस के ऊपर। एक सीनियर पर्सन लाइक हिम एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि मेडिसिन्स हो या थेरेपी हो, ये इंडिविजुअलाइज्ड ही होती है, कस्टमाइज्ड ही होती है। जैसे वो पेशेंट आता है, उस पेशेंट को क्या ज़रूरी है, उस पेशेंट को अगर सिर्फ बातचीत और उससे अगर मोटिवेशनल टॉक से अगर वो थेरेपी से रिलीफ मिल रही है वो दी जाती है, उस पर्सन को जितने मेडिसिन ज़रूरी है वो दिए जाते हैं। कैसे इस बीमारी या डिप्रेसिव फेज से इससे बाहर निकालना, यही टारगेट रहता है। हम जैसे आज हम इस फास्ट लाइफस्टाइल में हैं सर, इस फास्ट लाइफस्टाइल में हमारे डाइटरी चेंजेस, हमारे एक्सरसाइज रूटीन, ये सब अफेक्ट हो जाता है। क्या कहेंगे सर, इस डिप्रेसिव फेज से अगर हमें निकलना है, कितना महत्वपूर्ण होता है अच्छा खाना और अच्छी अपनी सेहत को रखना इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज? देखो, कौन सी भी बीमारी हो, शरीर की हो या मन की हो, मन की हो तो मेंटल हेल्थ हाइजीन प्रैक्टिसेस, और शरीर की हो तो फिजिकल हेल्थ हाइजीन प्रैक्टिसेस। मेरे कहने का मतलब है मेंटल हेल्थ हाइजीन में आ जाता है योगा, मेडिटेशन इत्यादि। फिजिकल हेल्थ में हमारा एक्सरसाइज आता है, योगा भी आ जाते हैं, और इस प्रकार की एक्टिविटीज मेंटल हेल्थ में आ जाती है कि हमारा कुछ हॉबीज हो जाए, हमारा सोशल सर्कल अच्छा हो जाए, हम अच्छे लोगों के संपर्क में, विचारधारा में जुड़े हुए हो जाए, और हमेशा जो भी काम है हम करते हैं वो पूरी तरह मन लगा के करना चाहिए। इसमें हमारा दिल नहीं लग रहा है तो एक तो हमको सोचना चाहिए इसके बारे में, या हमको ये भी सोचना है कि अगर ये जरूरत है तो किस प्रकार से हम इसका आनंद ले लें। तो ये जो जिंदगी के कुछ पहलू है, ये सब अनुभव करके
दोनों मेंटल और फिजिकल हेल्थ हाइजीन प्रैक्टिसेस अगर अनुभव करेंगे, जिसमें डाइट सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी। कुछ डाइट्स ऐसे कि आप अगर उसका सेवन करें तो आप बहुत फ्रेश भी रहते हैं, आप फोकस भी रहते हैं, और आपके कंसंट्रेशन के ऊपर ज़्यादा असर नहीं हो सकता है उसका। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए हमको ये दोनों चीज़ें करनी है। ज़रूरी है। अच्छा घर का खाना खाना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना, योगा जैसे सर ने कहा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये बहुत ज़रूरी है। एक डेली रूटीन या फिर इस फेज़ में से निकलने में भी मदद करती है। सर एक सवाल आया था हमारे एक पेशेंट जो भी हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं कि ये मेडिसिन्स जो दी जाती है वो कितने दिनों तक लेनी पड़ती है? देखो, जैसे आपने फरमाया कि कस्टमाइज मेडिसिन, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें उस इशू को देखना चाहिए कि डिप्रेशन क्यों हुआ। अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन था, जिसमें जेनेटिक लोडिंग भी था, जिसमें उसको जो स्ट्रेसर्स के कारण डिप्रेशन हुआ है, हाँ। वो स्ट्रेसर्स तो चालू ही है। अच्छा। तो उसमें हम जो शुरू में जो डोज दी गई उसका 40 to 30% कम करके, या ऑलमोस्ट 40 to 30% डोज पे उसको रखते हैं। 60-70% हम बाद में मेंटेनेंस फेज के लिए कम कर देते हैं। nice. और ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंटेनेंस फेज में होने के कारण वो बंदा दोबारा उस फेज में नहीं जाता है। उसको एक आधार रहता है, एक सपोर्ट रहता है एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का। लेकिन कुछ पेशेंट्स रहते हैं कि उनको टेम्पररी रहता है, स्ट्रेस आता है, टच करता है जिंदगी में, डिप्रेशन लगा देता है, लेकिन जैसे ही दवा चालू की स्ट्रेस भी चला जाता है कुछ कारण, लेकिन दवा फिर धीरे धीरे हम बंद करते हैं और उसके ऊपर खाली उसको ध्यान में देना चाहते हैं कि एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस लाओ, और कल इस प्रकार के कोई लक्षण आपको नजर आए तो तुरंत हमें संपर्क कीजिए। यस। तो कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स, इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अच्छी सेहत का ख्याल रखना थ्रू डाइट, सर ने हमें कितने सारे डिप्रेशन के टाइप्स भी बताए। हमारे इन सारे लक्षणों को कैसे पहचानें ये भी हमको सर ने कहा काफ़ी सरलता से। एक आखिरी और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, ऐसा कुछ सपोर्ट ग्रुप होता है जो जहाँ पर ये पेशेंट्स जा सकते हैं और कहीं कहीं पे उनको एक मेंटल रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इतने फेजेस आते हैं लाइफ में ऑफ डिप्रेशन। देखो कि जैसे मैंने डिप्रेशन के अलग अलग पहलू बताए, जैसे बाइपोलर डिप्रेशन है या मेजर डिप्रेशन है, तो इन सभी ग्रुप के हिसाब से, जैसे बाइपोलर है तो बाइपोलर का एक ग्रुप रहता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स का ग्रुप रहता है जिससे आप जुड़ सकते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए हेल्पलाइंस है, उन हेल्पलाइंस का आप आधार ले सकते हैं जब जब भी आप कोई भी संकट में हो। इस प्रकार की विचारधारा है कि चल सब खत्म हो गया, अभी मुझे कोई सहारा नहीं है, कोई मुझे आगे प्रकाश नहीं दिख रहा है, उस टाइम आप उस हेल्पलाइन से, हेल्पलाइन के जरिए काउंसलर्स के थ्रू अपने आप को संभाल सकते हैं और फिर धीरे धीरे फिर दवा के लिए अपने प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ओर जा सकते हैं। तीसरी बात है कि सपोर्ट ग्रुप जो रहते हैं ये डिप्रेस पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों से बना गया रहता है। इस आधारगत से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक कोई तो आपको सुनता है, एक दिल की दिल से बात होती है, जो पेशेंट उससे गुजर गया है वो आपको समझा रहा है दवा लेने का महत्व क्या है, दवा का जो डोज है पूरा लेने में क्या इम्पोर्टेंस है, और सलाह डॉक्टर की जो है वो फॉलो करने का फायदा क्या है, प्रेगनेंसी इशू है तो कैसा करना चाहिए, मैरिज के लिए क्या करना चाहिए, क्या हम मैरिज कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम प्रेग्नेंट रह सकते हैं कि नहीं, क्या हम जॉब एजुकेशन कर सकते हैं कि नहीं, इत्यादि जो मन में सवाल आते हैं, साइड इफेक्ट के बारे में सवाल आते हैं, वो ग्रुप में से आप अपने सवालों का निराकरण या अपनी जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आधारगत का फायदा है जिससे हम जुड़े रहते हैं। सर खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एडवाइज़र है और रह चुके हैं और अभी भी एडवाइज़र है, और इन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्पलाइंस की मदद से हम
इससे डील कर सकते हैं। ये अच्छा मैसेज दिया। सर, हम अक्सर पेपर में पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल बर्डन की वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज आकर सुसाइड्स हुए हैं। डिप्रेसिव फेज़ में ही थे बच्चे। आजकल एग्ज़ाम का इतना प्रेशर ले लेते हैं, एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के बाद हमें कुछ गलत खबर आ जाती है। डिप्रेसिव फेज़ से सुसाइडल थॉट्स तक का जाना कैसे ब्रेक कर सकते हैं, और एक रिलेटिव क्या मदद कर सकता है? देखो, जब कोई भी आत्महत्या की ओर झुकता है तब दो चीजें रहती है, बच्चे का या युवा का आत्महत्या की ओर झुकना, महिला का या पोस्टमार्टम डिप्रेशन में महिला का आत्महत्या की ओर झुकना, और ओल्ड एज में इंसान का आत्महत्या की ओर झुकना। मतलब बच्चा आत्महत्या की ओर झुकता है तो जनरली इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है, पल में वो अच्छा रहता है और पल में वो आत्महत्या कर बैठता है, खाली एक ना सुनने के। ये बच्चों को ना सुनने की आदत करना बहुत जरूरी है। बच्चा ना कभी सुने नहीं रहते, और जब हम उनको बोलते कि आज तुम खेलने नहीं जाएंगे, पढ़ाई करो, कल परीक्षा है, बस दिमाग में चला जाता है कि मेरी इंसल्ट हो गई, एवरीथिंग इज ओवर फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक। और इन अ रिलेशनशिप, इन अ यूथ मैरिज, the kind of a courtship which is going on at that time, any rejection, some girl or a boy gets no from either of them, and then they can't accept that no word। ये जो नो हमने कभी सुना है कि आदत नहीं बनाई रहती है, माँ बाप ने उनकी परवरिश में ये सिखाया नहीं जाता है। तीसरी बात, जो आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ है जिसमें रैट रेस हम कहते हैं, एकेडमिक हो या प्रोफेशनल हो, और जिसमें जो टेंशन आ जाता है, फाइनेंस, आज के लिए जॉब इनसिक्योरिटी, जो जॉब में लेट डाउन हो जा रहे हैं, कट्स हो रहे हैं, जॉब कट्स हो रहे हैं, सडनली यू आर लूजिंग जॉब्स, एस्केलेशन नहीं हो रहा है, प्रमोशंस नहीं मिल रहे, तो ये सब हमें निराश कर देती है, क्योंकि हमारा जो संयम है, हमारी सहनता की ताकत है, कम होते जा रही है। हम मोर मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बाकी की सब चीजों में कम ध्यान दे रहा है। हमारी जितनी भूख है उतना मिल रहा है, उसमें हम खुश नहीं रहते, हमको और चाहिए, क्योंकि हमको मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब पोस्टमार्टम डिप्रेशन आ जाता है, सुसाइड की ओर महिला जाती है, हमें ये सब सुसाइडल थिंग्स में इंडिकेटर्स मिलते हैं। जैसे वो इंसान अलग अपने आप खो जाता है, वो इंसान कुछ इंडिकेशन देता है, लेटर्स लिखता है, नोट्स लिखता है, अपनी चीजें दूसरों को देने लगता है, कुछ प्रकार के मैसेजेस सोशल मीडिया पे डाल देता है। वो इंसान अपनी आखिरी विश तक अपने रिश्तेदारों को, नजदीक साथियों को बोल देता है। वो तीसरी बात ऐसी है कि उसकी जो डेली रूटीन है उस लाइफ में बदलाव आ जाता है, नींद बिगड़ जाती है, खाना कम हो जाता है, उसका ऑफिस में या स्कूल में आने जाने में ध्यान कम हो जाता है, और ये सीधे से एक अंदाज आता है कि नहीं भाई, इधर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उस टाइम तुरंत आपको इस बात को दखल देना चाहिए। ने ये भी देखा है कि जनरली सुसाइडल पेशेंट्स वंस इन अ वाइल अपने डॉक्टर के पास जाकर आ जाते हैं। अच्छा, कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम्स हो, या काइंड ऑफ नींद की तकलीफ है, या some kind of stress is there and that is been not taken seriously and उस टाइम we miss the bus, हमारा पेशेंट हाथ से निकल जाता है और आदमी फिर आत्महत्या कर बैठता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स है जिनके ऊपर हमारा ध्यान देना चाहिए। बच्चे का स्कूल की पढ़ाई की ओर से ध्यान उड़ना, हमारा ऑफिस या काम से ध्यान उड़ना, इत्यादि। सर, हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन फेज़ या ऐसे कोई साइकेट्रिक इलनेस अगर होता है रिलेटेड टू डिप्रेशन, तो उसे शॉक दिया जाता है। तो क्या होता है ये ECT, ये जो थेरेपी होती है ये क्या होती है, और इसके इंडिकेशंस क्या है, कब दिया जाता है ये? बहुत अच्छा किया, क्योंकि आम लोगों के बारे में इसके बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ है। और ECT मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ये बहुत ही आसान तरीका है जिसमें इस प्रकार की दवा या इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके एक्सपर्ट्स एनेस्थेटिस्ट रहते हैं और वो पेशेंट को किसी प्रकार की शारीरिक ईजा नहीं पहुंचने देते, या शारीरिक मूवमेंट्स भी नहीं हो जाती है। और जब एक चंद क्षणों के लिए इंसान बेहोश रहता है तो लिटरली फ्यू माइक्रो सेकंड्स एंड नॉट सेकंड्स ये करंट दिया जाता है, जिससे ब्रेन के ऊपर
ब्रेन का जो संप्रेरक या हार्मोन्स है उनके हाँ। ऊपर, ब्रेन के जो रिसेप्टर्स है उनकी सेंसिटिविटी के ऊपर, और ब्रेन का ओवरऑल जो ब्लड फ्लो है, लिम्फेटिक फ्लो है, इनके ऊपर असर हो जाता है। और इस असर के कारण वो पेशेंट ठीक हो जाता है, डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। और इस सवाल आता है कि ये कब दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन और आत्महत्या, किसी भी पेशेंट ने आत्महत्या का कोशिश किया या विचार किया, तो भले वो बच्चा हो, भले वो यूथ हो, भले वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो, ईसीटी देना बहुत जरूरी है। फायदा इसका तुरंत असर होता है। ओके। इससे जो विचार निगेटिव मन में विचार आते रहते हैं, जिस विचारों के धारा कारण वो कमजोर हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि अभी कोई मुझे आशा ही नहीं है, आशा ही नहीं। ये सब ठीक हो जाता है, उन विचारों को वो भूल जाता है। और दवा के पहले, दवा को कम से कम 3 से 6 हफ्ता लगता है ठीक होने में। क्विक इफेक्ट नहीं आती दवा को। कभी कभी दवा की साइड इफेक्ट्स तो रहती ही है, तो उसको बहुत स्लोली डोज अप टाइट्रेट करना पड़ता है। लेकिन ईसीटी के बारे में तुरंत इलाज हो जाता है। अगर हम उसका एनेस्थीसिया फिटनेस ले ले तो फिर ईसीटी की ट्रीटमेंट एकदम सेफ है, सरल है, और सबसे फायदेमंद है। तो ये मद्देनजर रहते हुए मैं सबको ये कहूँगा कि अगर जरूरत है, वो डॉक्टर ने, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ने आपको फरमाया है, तो जरूर बिना हिचकिच करके इस ट्रीटमेंट की अनुमति दें। इसके फायदे बहुत हैं। हम आज बात करना छोड़ दिए हैं एक दूसरे से, आज बात करना चाहिए बच्चे के साथ। ना सुनना जो कह रहे हैं सर, ये इसकी भी आदत हमें डालनी चाहिए बच्चों में भी। जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनके थ्रू, हेल्पलाइन के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं। आप या आपके किसी भी नज़दीकी रिलेटिव में अगर आपको ये साइंस दिखते हैं जो इस फेज से गुजर रहे हैं, तो ज़रूर किसी ऐसे सीनियर साइकेट्रिस्ट के पास उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सर, विद दिस नोट मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने एक्सेप्ट किया कि आप यहाँ आए और हमारे ऑडियंस को सरलता से एक बताया और सिंप्लिसिटी से एक अच्छी बात कही इन टर्म्स ऑफ, अगर आप डिप्रेसिव फेज़ में हो तो आप प्लीज़ अपने आप को या किसी अपने रिलेटिव को हेल्प कीजिए और अपना एक सपोर्ट ग्रुप बनाइए। सो हमें इस डिप्रेशन फेज़ को यही ख़त्म करना है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते जाइए और फॉलो करते जाइए हेल्थ आशा। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। For following our videos and hearing more of such information, do follow Dr. Priya Devlekar's Health Asha and also to subscribe my channel. If you require any specific health topic to be covered in my talk show, do let me know. Thank you.